नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 1200 शब्दों का मैटर है। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा कि इस जांच समिति की घोषणा माननीय कृषि मंत्री जी द्वारा अभी की जानी चाहिए, जिससे कि जो वक्तव्य वे सदन में देने वाले हैं उसमें तरमीम हो सके। हमें बता दिया जाए कि हमारा नाम बोलने वालों की सूची में है कि नहीं। यहाँ से काफ़ी लोग चले गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो वक्ता हैं वही यहाँ बैठे हैं। मैं आपको 1971 की याद दिलाना चाहता हूँ, जिसके जख्म अभी तक हरे हैं। मुझे याद है, मैंने 1971 के युद्ध के बाद हिंदी की सबसे बड़ी पुस्तक हिमालय पर लाल छाया लिखी थी। उस समय भी यही भाषा बोली जाती थी। क्या ज़रूरत है युद्ध की तैयारी करने की? हमारे सिद्धांत हैं, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, सब हमारे मित्र हैं। लेकिन उस समय चीन युद्ध की तैयारी कर रहा था और भारत के अंदर हिंदी चीनी भाई भाई नारे का नशा पिलाया जा रहा था। आक्साई चीन के अंदर चीन की मशीनरी आई, पहाड़ खोदा और सड़क बनना शुरू हो गई। हिंदुस्तान की धरती में चीन ने सड़क बना ली, लेकिन भारत सरकार को पता ही नहीं चला। हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहे। सभापति जी, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सड़क हमारी धरती पर बनकर तैयार हो गई और जब उसका उद्घाटन हुआ तब भारत सरकार को पता लगा। हम 1971 में युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे थे, चीन कर रहा था। चीन ने जब हमला किया तो कोई सिद्धांत काम नहीं आया और हिंदुस्तान को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। हमें तेजपुर खाली करना पड़ा, जवान मरे और घर घर में मातम छाया तथा हमारी सैकड़ों एकड़ भूमि आज भी चीन के कब्जे में है। हम 1971 की उस हार को नहीं भुला सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ और वह यह है कि भारत एक और 1971 सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है। सभापति जी, 1971 में भी यही भाषा बोली जाती थी और यही लोग सत्ता में थे तथा युद्ध की तैयारी नहीं थी। युद्ध की तैयारी करने वाले को जंगजू कहा जाता था। इस देश के माथे पर उस समय हार का जो काला टीका लगा था वह आज तक धुला नहीं है। हम उसे भुला नहीं सकते हैं। आज भी हिमालय घायल है और उस समय हिमालय पर जो आक्रमण हुआ था उसके कारण यह देश 10 साल पीछे चला गया। इस बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए। आज भारत की परिस्थिति क्या है? दोनों तरफ जो परिदृश्य है उसमें चीन एक महाशक्ति बन चुका है। अणुबम उसके पास है। तिब्बत बीच में से ध्वस्त हो गया है। अंग्रेज जब इस देश में रहे, मुझे क्षमा करें, अंग्रेज उस समय की कांग्रेस सरकार से ज़्यादा बुद्धिमान थे। चीन पाकिस्तान को मिसाइल बनाने में मदद कर रहा है, एटम बम बनाने में मदद कर रहा है। हमारे सिर के ऊपर, हिमालय के ऊपर एक महाशक्ति बैठी है। पाकिस्तान के साथ हमारे 3 युद्ध हो चुके हैं। कल यहाँ पर बहुत सी बातें कही गईं। प्रॉक्सी वार जो पंजाब और जम्मू कश्मीर में हुई है उसमें लगभग 40,000 लोग मारे गए हैं
और करोड़ों अरबों रुपया आतंकवाद से निपटने में हमारा खर्च हो चुका है। अब तो पाकिस्तान ने एटम बम का परीक्षण कर लिया है। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में आदिवासी वित्त विकास निगम का गठन किया गया है और निगम में आदिवासियों की सुख सुविधा के लिए, उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। परंतु वर्तमान समय में 1996 से लेकर आज तक अनेक ऐसी योजनाओं का लाभ आदिवासियों को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से जो नीति संगत विषय बनाया है उस नीति के अनुरूप कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है कि पिछले समय रायपुर निवासी अशोक कुमार नाम के व्यक्ति को एक बस दी गई थी, परंतु उसको अभी तक परमिट नहीं दिया गया। इसी तरह जिन आदिवासियों को बस के लिए ऋण दिया गया है उनसे 6% ब्याज लेना था, परंतु मध्य प्रदेश सरकार और कॉरपोरेशन उनसे 12% से लेकर 14% तक ब्याज वसूल कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गंभीर अपराध है। इसी प्रकार इस वित्त विकास निगम के माध्यम से हजारों आदिवासियों को भारत सरकार की तरफ से टाटा कंपनी की गाड़ियां देनी थीं, परंतु उनको टाटा कंपनी की गाड़ियां न देकर स्वराज माजदा कंपनी की गाड़ियां दी गईं। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 15 करोड़ रुपए के ऐसे मामले सामने आए हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं और आपकी अनुमति से भारत सरकार से इस पर कठोर कार्रवाई करने की मांग करता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन आदिवासियों को वह सुख सुविधा मिलनी चाहिए थी उनको वह नहीं दी गई। अशोक कुमार नाम के व्यक्ति को परमिट नहीं दिया गया, उसको कमिश्नरी के सामने अपने आप आत्महत्या करनी पड़ी। यह गंभीर अपराध है। वित्त विकास निगम के अध्यक्ष ने भी वहां के निदेशक पर आरोप लगाया कि निदेशक के रहते हुए और इस विभाग के मंत्री के संरक्षण में जिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थीं, जो आवंटन देने थे, उन आवंटनों का लाभ आदिवासियों को ना मिलकर बड़े बड़े लोगों को मिला। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर गंभीरता से चिंता करें, क्योंकि यह संपूर्ण मामला मध्य प्रदेश के आदिवासियों का है। मैं यह भी मांग करता हूं कि भारत सरकार इस मामले की तुरंत जांच कराए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप इसके लिए एक जांच कमेटी बैठाएं। सभापति महोदय, पिछले 50 सालों से हम आज तक अपने देश में सिंचाई का प्रबंध कर पाए हैं। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है और सारी खेती तबाह हो जाती है, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। मैं कृषि मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप एक अधिकार संपन्न कमेटी बनाइए जो इन सब बातों की जांच करे कि इनके क्या कारण हैं। यह भाषण देने से नहीं होगा, हमको तय करना होगा कि भविष्य की हमारी कृषि नीति क्या हो, हम किसान को क्या सुविधाएं दे सकते हैं। आज हम सब्सिडी की बात करते हैं। आज सब्सिडी के लिए किसान हाथ में भीख का कटोरा थामे नहीं घूम रहा है। किसान को सब्सिडी नहीं चाहिए। हमारे कुछ पूंजीपति लोग, कुछ अति विज्ञानी लोग, उदारवादी लोग रेस्तरां में बैठकर किसानों की सब्सिडी को इस देश के पिछड़ापन की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सारा पैसा तो किसान को चला जाता है, मगर क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि किसान को कितना पैसा जाता है? कभी हिसाब नहीं लगाया। आप यह
तय कराइए कि क्या होना चाहिए। केवल भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए गंभीरता से बात करनी होगी। हो सकता है कि भावुकता में कुछ कहकर हम पब्लिक मीटिंग में ताली बजवा लें, मगर उस भावुकता से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान करने के लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, चाहे वह किसी के खिलाफ भी क्यों ना हो। स्टॉप।